अभी तक इस कोर्स के अंदर आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से किया था। सबसे पहले आपने कहा कि आपके पास दो टाइप की रिएक्शंस होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगी। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम, पहले आप लोगों ने उसे कुछ फीचर्स पढ़े, देन आप लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसकी हेल्प से आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना सीखा एज Kp एंड Kc, एंड देन आप लोगों ने उसके बीच में रिलेशन भी देखा और उस रिलेशन के ऊपर बेस आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए। देन आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपके पास इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। तो आपने कुछ फैक्टर्स पढ़े एंड देन आप लोग पढ़ रहे थे ली चाइल्डर प्रिंसिपल को। तो अभी तक हम लोग इस प्रिंसिपल के अंदर देख चुके हैं कि आपके पास इफेक्ट क्या होता है अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं तो आपके पास इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर अगर मैं प्रेशर को चेंज करूंगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या फिर अगर मैं इनर्ट गैस को ऐड करूंगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 9 of chemical equilibrium. 8 lectures मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई होप कि आपने देख लिए हों, बट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लो, क्योंकि एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें जो है वो सारी की सारी समझ में आएंगी। तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट जाना है RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपको प्ले सेक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने सारी की सारी बातें की हुई है। तो अगर आपने पहले इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। और इस चैनल के ऊपर हम लोग टारगेट करते हैं CSIR नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, IIT जैम एग्जाम। सो इफ यू आर द वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ऑल पे टिक करना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। अब हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर कि आखिर आपके पास ली चाइल्डर प्रिंसिपल क्या होता है, जहां पर आप कह रहे थे कि अगर आपके पास कोई भी एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर होती है और एक्सटर्नली आप बाहर से कुछ भी चेंज कर रहे हो तो उस चेंज की वजह से आपके पास जो वो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उस इक्विलिब्रियम एक नई पोजीशन को अटेन करने की कोशिश के अंदर काउंटर अटैक करेगा आपके उस चेंज को। ये सारी की सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में आप लोग देख चुके हो कि आपके पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या था। यानी कि अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम के अंदर, आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो अगर मैं रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दूंगा एट इक्विलिब्रियम तो आपके पास रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होगी। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दूंगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा। ये बातें हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे सेकंड इफेक्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर है और एट इक्विलिब्रियम अगर मैं एक्सटर्नली प्रेशर को चेंज कर रहा हूं तो आपके पास वो जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया। एंड आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली चाइल्डर प्रिंसिपल, अगर आपने किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिस्टर्ब किया है तो इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम अटेन इट विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर इट कैन काउंटर अटैक दैट चेंज। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा जहां पर प्रेशर कम होगा। अगर आप लोग प्रेशर को एक्सटर्नली डिक्रीज कर रहे हो तो आपके पास इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा जहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये सारी बातें मैंने यहां पर नोट्स में बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है, तो अगर आप सिर्फ नोट्स को भी पढ़ते हो तब भी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो एक एक पॉइंट को पढ़ता हूं और हर एक पॉइंट को आपको यहां पर मैं समझाता हुआ चलता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दिस ओनली अप्लाइज टू सिस्टम्स इन्वॉल्विंग एट लीस्ट वन गैस। क्योंकि आप बात कर रहे हो प्रेशर की और प्रेशर जनरली आप बात करते हो, आप बात करते हो यहां पर गैसियस स्पीशीज की, तो आपके पास उस सिस्टम के अंदर एटलीस्ट एक ना एक स्पीशीज तो ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास गैस फेज के अंदर हो, राइट। तो अगर मैं चेंज इन प्रेशर के इफेक्ट को चेक कर रहा हूं तो आपके पास उस सिस्टम के अंदर एटलीस्ट एक गैस की स्पीशीज तो होनी ही चाहिए। और ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर नॉट चेंज। उस जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होगी। वो वैल्यू आपके पास किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस मैं टेंपरेचर को चेंज नहीं करता हूं। जब तक टेंपरेचर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और टेंपरेचर को चेंज करने से आपके पास के इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो इक्वेशन भी आप लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी देख चुके हो। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर नॉट चेंज्ड इफ यू चेंज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। द ओनली थिंग दैट चेंजेस एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए चेंज ऑफ टेंपरेचर। आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज होगा जब मैं टेंपरेचर को चेंज कर दूंगा। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मे बी चेंज। भाई
उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है कि आपके पास जब पहले इक्विलिब्रियम है तो उस टाइम के ऊपर आपके पास जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उसकी कंसंट्रेशन कुछ अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब मैंने एक्सटर्नली कुछ चेंज कर दिया तो आपके पास वो पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन आपके पास उस कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, दैट अकॉर्डिंग टू ली चैडलर प्रिंसिपल द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स इन सच अ वे दैट इट काउंटर अटैक द चेंज दैट यू हैव मेड। जो आप एक्सटर्नली बाहर से चेंज कर रहे हो उसको काउंटर अटैक करेगा आपका वो इक्विलिब्रियम सिस्टम। दैट मींस इफ यू इंक्रीज द प्रेशर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव इन सच अ वे एज टू डिक्रीज द प्रेशर अगेन एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप लोग एक्सटर्नली प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पर प्रेशर कम होगा। अगर आप एक्सटर्नली प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब प्रेशर ज्यादा है कि कम है वो आपको कैसे पता चलता है? भाई आपके पास कितने नंबर ऑफ गैसेस के मोल्स हैं। अगर आपके पास रिएक्टेंट के अंदर ज्यादा गैसेस मोल्स हैं दैट मींस रिएक्टेंट का प्रेशर ज्यादा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हैं दैट मींस आपके पास प्रोडक्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा है। तो बस आपको यही चेक करना है कि आपकी उस केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कहां पर ज्यादा है। तो कुछ छोटी छोटी बातें भी आपको पता होंगी तब भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को बड़े इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ये चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है दैट इफ यू हैव मोर गैसियस मोल्स दैट मींस मोर प्रेशर एंड इफ यू हैव लेस गैसियस मोल्स दैट मींस यू हैव लेस प्रेशर। तो आई होप कि ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो एग्जांपल से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आपके पास यहां पर कोई एक रिएक्शन है A गैस प्लस 2B गैस इक्विलिब्रियम C गैस प्लस D गैस। तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए जाता हूं Kp तो Kp मेरा क्या हो जाएगा? द Kp विल बी व्हाट? द Kp विल बी प्रेशर ऑफ C यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर, क्योंकि यहां पास कोफिशिएंट आपके पास क्या है? 2 है तो रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आता है। तो आई होप कि आप Kp को इजीली लिख पाओगे। तो अगर आपने यहां पर इस टाइम के ऊपर, अगर आपने इस इक्विलिब्रियम के ऊपर लेट्स से कि आपके पास किसी एक वेसल के अंदर आपके पास रिएक्शन हो रही है, किसी एक कंटेनर के अंदर आपके पास रिएक्शन हो रही है और एट इक्विलिब्रियम अगर आप उस कंटेनर के वॉल्यूम को हाफ कर देते हो यानी कि वॉल्यूम को कम कर देते हो, तो अगर आपने वॉल्यूम को कम किया है तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम को कम करने का मतलब क्या होता है कि आपने प्रेशर क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अगर आपने वॉल्यूम को ज्यादा किया है दैट मींस प्रेशर आपने क्या कर दिया भाई? प्रेशर डिक्रीज कर दिया। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम डिक्रीज है प्रेशर इंक्रीज है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो प्रेशर डिक्रीज है। सिंपल सिंपल सी ये बातें हैं, ये आप लोग कक्षा 11-12 के अंदर भी पढ़ चुके हो। लेट्स से दैट एट इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, और आपको पता है दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दैट मींस अगर आपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया है दैट मींस आपने क्या किया है? द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस। और अगर आपके पास सिस्टम का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इंक्रीज हो गया यानी कि जो आपने बाहर से चेंज किया है उस चेंज की वजह से आपके पास सिस्टम का प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। देन आपको यह भी पता है कि अकॉर्डिंग टू लीजर प्रिंसिपल आपके पास वो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर आपके पास क्या है? प्रेशर कम है। और प्रेशर कहां पर कम होगा? जहां पर आपके पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है। तो अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं, आपके पास यहां पर क्या है? रिएक्टेंट आपके पास क्या होगा भाई? 1 मोल है A का और आपके पास 2 मोल क्या है? B के है, यानी कि आपके पास रिएक्टेंट में क्या है? 3 गैसियस मोल्स है। और आपके पास यहां प्रोडक्ट के अंदर क्या है? 1 मोल C का है, 1 मोल D का है, दैट मींस आपके पास यहां पर क्या है? 2 गैसियस मोल्स हैं। तो अगर आपके पास 2 गैसियस मोल्स हैं दैट मींस लेस प्रेशर है। अगर आपके पास 3 गैसियस मोल्स दैट मींस आपके पास क्या है? मोर प्रेशर है। तो अगर आपने एक चेंज ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पास सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, आपके पास प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और प्रेशर आपके पास यहां कहां कम है? जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, यानी कि आपके पास रिएक्शन कहां पर शिफ्ट हो जाएगी? आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। यही चीज मैंने यहां पर ऊपर लिखी हुई है दैट अकॉर्डिंग टू ली चैडलर प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर इट कैन काउंटर अटैक दिस चेंज। अगर आपने इंक्रीज किया है तो आपके पास रिएक्शन वहां पर शिफ्ट होगी जहां पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। दैट इज द साइड वेयर द प्रेशर इज लेस। और आपको साफ साफ दिख रहा है इक्वेशन से ही कि आपके पास प्रेशर कहां पर कम है। इस केस में आपके पास प्रेशर कहां कम है? प्रोडक्ट साइड में प्रेशर कम है क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है? कम गैसियस मोल्स हैं। दैट मींस आपकी जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपके पास अब इक्वेशन चेंज हो जाती है तो इक्वेशन के चेंज होने से आपके पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से ही आपको जज करना है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होता है। मैंने बस यहां पर एक जनरल बातें की है। अब ये बातें तो आप पहले से पढ़ते हुए भी आए हो, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं प्रेशर को बाहर से इंक्रीज कर रहा हूं तो आपके पास इक्विलिब्रियम आपके पास कम गैसियस मोल्स की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है। पहला इफेक्ट आपने पढ़ा जहां पर आप कह रहे थे कि आपके पास अगर मैंने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो वहां पर आपने मैथमेटिकली भी चीजों को समझा। आपने वहां पर
कहा था कि अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया तो मेरा क्यूसी जो है वो मेरे पास के से कम हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, जो रिएक्शन क्या कर जाएगी वो फॉरवर्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। तो मैथमेटिकली भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर आपके पास प्रेशर के चेंज होने पे चीजें जो है वो चेंज क्यों हो रही है। तो बात करते हैं उसी रिएक्शन की। आपके पास यहां पर रिएक्शन है A गैस प्लस 2B गैस इक्विलिब्रियम C गैस प्लस D गैस, ये रहा उसका Kp। Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर। अब मैं यहां पर यूज कर रहा हूं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और जब मैं उसका यूज करूंगा, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आई होप कि आपको याद हो। इस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच स्पीशीज विच आर देयर इन दैट सिस्टम। तो अगर मैं इस लॉ का यहां पर यूज करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई यहां पर कि आपके पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसका मोल फ्रैक्शन कितना है इनटू में सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या है। आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू में टोटल प्रेशर ऑफ डी। आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड टोटल प्रेशर। आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में टोटल प्रेशर। आपके पास यहां पर इसका स्क्वायर था तो यहां पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास यहां पर Kp बाय यूजिंग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इस केस में आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि आपके पास न्यूमरेटर के अंदर क्या आएगा भाई, एक आपके पास Pt ये रहा, एक आपके पास Pt ये रहा, यानी कि आपके पास Pt क्या है यहां पर टोटल प्रेशर है, और एक आपके पास ये रहा और दो आपके पास यहां से आएंगे। तो इससे ये कट जाएगा और इसके एक से आपके पास ये कट जाएगा। दैट मींस इन द एंड आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, एक टोटल प्रेशर बच जाएगा इन द डिनोमिनेटर। अब आपने यहां पर क्या किया है, आपने यहां पर वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया आपने वॉल्यूम को। अगर आपने वॉल्यूम को कम किया है तो आपने क्या किया है, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, बिकॉज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अगर आपने यहां पर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर मैंने यहां पर Pt की वैल्यू को चेंज किया है तो आपकी Kp की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, राइट, चेंज हो जाएगी। लेकिन उसको चेंज होने से आपको रोकना है, क्योंकि Kp की वैल्यू जब तक आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे इस चेंज को रोकना है, अगर मुझे इसको कंपनसेट करना है तो ऑब्वियसली मुझे इन फैक्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपका डिनोमिनेटर यहां पर इंक्रीज हुआ है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर मेरे पास इंक्रीज हुआ है यहां पर मेरे पास थोड़ा सा डिनोमिनेटर कम हो जाए ये वाला पार्ट, और ये क्या हो जाए, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से मैं क्या कर सकूं, इस चेंज को कंपनसेट कर सकूं। और अगर इसको कंपनसेट करने लगूंगा मैं तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर अपने न्यूमरेटर को इंक्रीज करना होगा और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना होगा। और न्यूमरेटर आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं आपके पास सी के और डी के, और आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, मोल फ्रैक्शन है ए और बी के। सो नाउ रिमेंबर दैट Kp हैज गोट टू स्टे कांस्टेंट बिकॉज टेम्परेचर इज अनचेंज्ड। आपने यहां पर टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है। हाउ कैन दैट हैपन इफ यू इंक्रीज द Pt? टू कंपनसेट यू वुड हैव टू इंक्रीज द टर्म्स ऑन द टॉप दैट इज Xc एंड Xd एंड डिक्रीज द टर्म्स ऑन द बॉटम Xa एंड Xb। और Xc और Xd को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ C और D को इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि आपके पास यहां पर जो पॉट में लिखा हुआ है C और D, आपको इनके मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करना है। वो कैसे हो सकता है, जब आपके पास क्या हो जाए, आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर शिफ्ट हो जाए। और अगर पास रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर शिफ्ट हो गया, आपके पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C एंड D विल इंक्रीज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड A विल डिक्रीज। और अगर आपके पास ऐसा हो गया तो इस चेंज को भी आप मैथमेटिकली देख पा रहे हो कि आप इसको कंपनसेट भी इजीली कर पा रहे हो। तो वही चीज मैंने आपके लिए यहां पर लिखी हुई है। थस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स सो दैट द वैल्यू ऑफ Kp इज केप्ट कांस्टेंट, और उसको कांस्टेंट रखने के लिए आपके इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अब एक चीज का आप प्लीज ध्यान रखिए कि अगर आपके पास लेट से कोई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर दोनों तरफ सेम है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर आपके पास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों तरफ गैस के मोल सेम है, यानी कि आपके पास दोनों तरफ प्रेशर सेम है, तो उस केस में प्रेशर को चेंज करने से एक्सटर्नली या फिर आपके वॉल्यूम को चेंज करने से एक्सटर्नली आपके इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी फर्क पड़ेगा ही नहीं। इफ यू हैव सेम नंबर ऑफ गैसियस स्पीशीज ऑन ईच साइड ऑफ द रिएक्शन देन यू हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम चेंजेस, या फिर वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो आपके पास कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब इसको समझ लेते हैं मैथमेटिकली भी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी इक्वेशन हुई जहां पर आपके पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम है, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आपके पास यहां पर इसका एक मोल है, 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 तो आपके पास क्या होंगे, दो मोल्स आपके पास प्रोडक्ट के अंदर है और आपके पास यहां पर क्या है, दो ही मोल आपके पास यहां पर क्या है, रिएक्टेंट के अंदर है। तो इसका Kp क्या हो जाएगा, सिंपली P ऑफ C इंटू P ऑफ D डिवाइड बाय P ऑफ A इंटू P ऑफ
P, फिर मैं यहाँ पर यूज करूंगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बस क्या बन जाएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ D इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर। और अगर आपके पास यहाँ पर मोल्स सेम होंगे तो उस केस में आप ये देखोगे कि आपके पास जो PT है ये आपके पास सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर आपके पास इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास टोटल प्रेशर है ही नहीं, तो जब मैं प्रेशर को एक्सटर्नली चेंज करूंगा तो आपके पास Kp में कुछ चेंज होगा ही नहीं, और अगर आपके पास Kp के अंदर कुछ चेंज होगा ही नहीं तो उसको शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं कंपनसेट करने के लिए। तो इस चीज़ को आप मैथमेटिकली भी यहाँ पर समझ सकते हो। मैंने यहाँ पर आगे लिखा भी हुआ है, देयर इज नॉट अ सिंगल P टोटल लेफ्ट इन द एक्सप्रेशन, सो चेंजिंग द प्रेशर मेक्स नो डिफरेंस टू द Kp एक्सप्रेशन, द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट नीड टू मूव टू कीप Kp कॉन्स्टेंट। तो इस चीज़ में बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग एक्सटर्नली प्रेशर को चेंज कर रहे हो तो पहले आप ये देखिए कि आपके पास वो जो इक्वेशन है उसके अंदर जो आपके पास डेल्टा Ng है, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इन द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इन द रिएक्टेंट, क्या आपके पास वो जीरो है? अगर आपके पास वो जीरो है दैट मीन्स आपके पास दोनों साइड क्या आपके पास सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उस केस के अंदर प्रेशर को चेंज करने से या वॉल्यूम को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास। लेकिन अगर आपके पास डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस के अंदर आपके पास चेंज आएगा, और वो चेंज कैसा आएगा आपको यहाँ पर बस काउंटर अटैक करना है। अगर आपने एक्सटर्नली प्रेशर को इंक्रीज किया है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर यू हैव फ्यूअर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। अगर आपने बाहर से प्रेशर को डिक्रीज किया है तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पास क्या होंगे, ज्यादा गैस के मोल्स होंगे। बस सिंपल सी बात थी इसके अंदर। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको भी हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। अगर मैं अपने इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर किसी इनर्ट गैस को बाहर से ऐड कर देता हूं तो आपके पास इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा। तो पहले समझिए कि आखिर आपके पास इनर्ट गैस क्या होती है। भाई ये आपके पास एक ऐसी गैस होगी, आपके पास क्या होगा, केमिकली अनरिएक्टिव होगी, यानी कि आपके पास उस सिस्टम के अंदर जितने भी आपके पास कंपाउंड, जितने भी आपके पास स्पीशीज होंगी उनसे वो रिएक्ट नहीं करने वाली है। दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकली अनरिएक्टिव। ये आपके पास किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप किसी भी गैस को डालोगे तो भाई उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स तो हैं ही। अगर वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो रैंडम मोशन के अंदर तो हैं ही। अगर वो रैंडम मोशन के अंदर हैं तो वो कंटेनर की वॉल पर टकराएं तो गए। यानी कि जो आपकी इनर्ट गैस है वो केमिकली अनरिएक्टिव तो है लेकिन वो प्रेशर तो एग्जर्ट करेगी कुछ ना कुछ। तो इसका जो प्रेशर आपके पास एग्जर्ट हो रहा है उसी को ही आपको समझना है कि उसका जो प्रेशर आपके पास एग्जर्ट हो रहा है उससे आपके Kp के एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है या फिर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम इनर्ट गैस को ऐड कर सकते हैं दो तरीकों से। पहला ये है कि जब मैं इनर्ट गैस को ऐड कर रहा हूं तो आपके जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है मैं उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने वाला हूं। दूसरा चीज, अगर मैं इनर्ट गैस को ऐड कर रहा हूं तो मैं उस कंटेनर में आपके पास जो प्रेशर मेंटेन किया हुआ है इक्विलिब्रियम के ऊपर उस प्रेशर को मेंटेन करके चल रहा हूं, उस प्रेशर को चेंज नहीं कर रहा हूं, उस प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा हूं। तो दो तरीकों से हम लोग इनर्ट गैस को ऐड कर सकते हैं, दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके पास इस टॉपिक के ऊपर से आ सकते हैं। सो डोंट वरी, बस आप लोग समझते जाइए कि किस तरीके से जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इनर्ट गैस को ऐड करूंगा तो फर्क क्या पड़ेगा। मैं लिखा हुआ है पॉइंट नंबर ए, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि मैं अपनी इनर्ट गैस को ऐड कर रहा हूं एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। नाउ व्हेन द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस दैट इज नॉन रिएक्टिंग गैस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आपका जो सिस्टम रहेगा वॉल्यूम का क्या रहेगा, वो v रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा। द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड फॉर द रिएक्शंस वेदर दे हैव डेल्टा n इक्वल टू 0 और वेदर दे हैव डेल्टा n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास किसी भी इक्विलिब्रियम के अंदर अगर आप लोग इनर्ट गैस को ऐड करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो फिर आपके पास Kp या फिर Kc में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समझते हैं पहले मैथमेटिकली। क्या समझने की बात है यहाँ पर, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ जनरल इक्वेशन एट टेम्परेचर T केल्विन एंड A B C D आर द मोल्स ऑफ कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C एंड कैपिटल D रेस्पेक्टिवली। मैंने यहाँ पर इक्वेशन को लिख दिया है A B C D और आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर कहा है कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है इस कैपिटल A के पास ये क्या है, A है, इसके मोल्स आपके पास A है, इसके हमारे पास B है, इसके आपके पास C है, इसके पास क्या है, D है। और अगर मैं मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा क्या बन जाएगा, पास कंसंट्रेशन बन जाएगी। तो अगर आपके पास यहाँ पर स्पीशीज के मोल्स हैं, आपके पास वॉल्यूम है, तो वहां से आप लोग कंसंट्रेशन को इजीली लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर उसको लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इज व्हाट, स्मॉल a डिवाइड बाय b, कंसंट्रेशन ऑफ B इज व्हाट, स्मॉल b डिवाइड बाय b, कंसंट्रेशन ऑफ C इज व्हाट, स्मॉल c डिवाइड बाय b एंड कंसंट्रेशन ऑफ D इज व्हाट, स्मॉल d डिवाइड बाय b। नाउ अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मींस आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास ये वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेंगे
रहेंगे तो मोल्स तो आपके पास कांस्टेंट हैं। अगर मैं इसी इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ इनर्ट गैस को भी ऐड कर दूंगा तो उस इनर्ट गैस की एडिशन की वजह से आपके पास इनके मोल्स में तो कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि आपकी जो इनर्ट गैस है ये इससे रिएक्ट तो कर नहीं रही है और आपने सिस्टम के वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया। और अगर ऐसा आपने यहां पर कर दिया तो आप क्या बोलोगे कि कंसंट्रेशन के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। और आपको पता है कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहूंगा इसका Kc, तो मेरे पास Kc क्या बनेगा, इसका Kc विल बी व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो अगर मेरे पास इनके मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो ही नहीं रही है आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस। तो अगर आपके पास इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी दैट मींस इनका आपके पास Qc चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इनर्ट गैस को डालूंगा उस टाइम में मैं क्या निकालूंगा, उसका रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालूंगा। और वो जो रिएक्शन कोएफिशिएंट मेरे पास आएगा आप ये देखोगे कि वो आपका Kc के बराबर ही आया है, यानी कि आपके पास वो जो रिएक्शन है वो कहां पर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर ही है। और अगर वो इक्विलिब्रियम के ऊपर ही है तो वो कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगी। और अगर ऐसा है तो आप इस चीज को याद रखिए कि अगर मैं इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट नहीं होगा। चाहे आप लोग यहां पर बात कर लो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस या फिर आप लोग यहां बात कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है और मैंने इनर्ट गैस को ऐड किया है तो आप ये देखोगे कि जो आपका Qc है वापस क्या निकल आया, Kc के बराबर ही निकल कर आया। आपके पास Kc क्या होता है, आपके पास होता है रिलेशन Kp इज इक्वल टू Kc इंटू में RT की पावर डेल्टा Ng। अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता ही है, किसी भी एक रिएक्शन के लिए आपके पास क्या होगा, डेल्टा Ng भी कांस्टेंट रहेगा। आपके पास यहाँ पर क्या है, Kc भी कांस्टेंट निकल गया, दैट मीन्स आपका Kp भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इस टाइम के ऊपर लेट से Qp भी निकालूंगा तो मेरा जो वो Qp है वो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, Kp के बराबर ही निकल कर आएगा। यानी कि आपके पास क्या रहेगी रिएक्शन, वो इक्विलिब्रियम के ऊपर ही रहेगी और आपको यहाँ पर कोई भी शिफ्टिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मैं उस इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऐड करता हूं तो वहां पर आपको इक्विलिब्रियम जो है आप उसकी पोजीशन को चेंज होगी वो आपके पास, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वहां पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो। कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो उसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। द एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू एन इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करते हुए इनर्ट गैस को ऐड करूंगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पास क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हैं। यानी कि आपका इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो रहा है जहां पर आपके पास क्या है, ज्यादा प्रेशर है। यानी कि इनर्ट गैस को ऐड करने के बाद क्या हुआ है, आपके पास वो स्पीसीज जो आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर थी उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। वो डिक्रीज हुआ तभी तो आपके पास काउंटर अटैक क्या होगा कि मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ा। यानी कि आपकी जो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो गया, वो जहां पर आपके पास क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हैं। अब समझने की बात बस यही है कि जब मैं इनर्ट गैस को डाल रहा हूं तो उसकी वजह से मेरे पास इक्विलिब्रियम में जो स्पीसीज थी उसका पार्शियल प्रेशर कैसे डिक्रीज हुआ। तो चलिए इसको हम लोग एक बार समझते हैं। मैं यहां पर एक रिएक्शन लेकर चलता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स अमोनिया यानी कि 2NH3 गैस। तो अगर मैं बात करूंगा दैट एट इक्विलिब्रियम, मान लो आपके पास क्या है, एट इक्विलिब्रियम आपके पास ये कंपोजिशन है। मैं यहां पर बोल देता हूं आपके पास ये चीज क्या है, आपके पास लेट से आपके पास ये क्या है, H2 है, राइट। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, दिस इज योर N2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर NH3, राइट। तो आपके पास इनिशियली क्या है, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपके पास क्या हो रखा है, H2 N2 और NH3 में क्या है, इक्विलिब्रियम है और आपके पास इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, लेट से V है। अब एट इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ पर क्या है, लेट से एक मोल आपके पास ये रहा N2 का, एक आपके पास ये रहा N2 का, एक आपके पास ये रहा N2 का। दैट मीन्स आपके पास 3 मोल यहाँ पर N2 के हैं। एंड सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या होंगे, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल और 5 मोल यहाँ पर क्या है, H2 के हैं। एंड आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, आपके पास यहाँ पर क्या है, 5 मोल्स ऑफ NH3 है। अगर मैं यहाँ पर एक मोलिक्यूल को ऐसे 1 मोल बोल रहा हूँ तो मैं बहुत कम मोलिक्यूल दिखा रहा हूँ। आपके पास रियलिटी में क्या होते हैं, कंटेनर के अंदर बहुत सारे मोलिक्यूल्स होते हैं, बट हम लोग इस यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब लेट से कि आपके पास एट इक्विलिब्रियम जो इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर आपके पास वो क्या है, 10 एटमॉस्फेयर है। अब ये जो आपके पास 10 एटमॉस्फेयर होगा ये आपके पास किसकी वजह से है, ये आपके पास है N2 की वजह से, ये आपके पास है H2 की वजह से और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, NH3 की वजह से है। अब मुझे इसी कंटेनर के अंदर इनर्ट गैस को भी डालना है और इस तरीके से डालना है कि मेरे पास इसका जो प्रेशर आपके पास क्या रहे, वो कांस्टेंट ही रहे, यानी कि वो क्या रहे, 10 एटमॉस्फेयर ही रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सिस्टम में क्या कर दिया है, इनर्ट गैस को ऐड कर दिया है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, इनर्ट गैस है, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज इनर्ट गैस। तो आपके पास जो इनर्ट गैस है, यस मैं मान सकता हूं कि आपके पास जो इनर्ट गैस है वो ना तो N2 से रिएक्ट कर रही है, ना ही H2 से रिएक्ट कर रही है, ना ही वो NH3 से रिएक्ट कर रही है। लेकिन ये जो आपके पास इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटेनर ऑफ मोल टकराएंगे और अगर ये टकराएंगे तो ये कुछ ना कुछ
कुछ प्रेशर तो एक्सर्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कि आपको जो टोटल प्रेशर है वो आपको 10 एटमॉस्फेयर ही मेंटेन करना है, तो अब ये 10 एटमॉस्फेयर आपके पास जो प्रेशर है ये आपका N2, ये आपका H2, ये आपका अमोनिया एंड साथ में आपकी इनर्ट गैस के अंदर शेयर होगा। और अगर ऐसा है तो आप ये ऑब्वियसली बता सकते हो कि अगर मेरे को 10 एटमॉस्फेयर ही रखना है और अगर यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर भी अगर आपका यहाँ पर इनर्ट गैस ले लेगा, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर था फॉर दीज 3 गैसेज, लेकिन अब कितना बच गया? अगर 2 एटमॉस्फेयर आपका इनर्ट गैस ले लेगा तो आपके पास क्या बच गया? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 एटमॉस्फेयर बचेगा फॉर दीज 3 गैसेज। यानी कि ओवरऑल आपके पास वो जो स्पीसीज जो आपकी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपने क्या किया है? उनका पार्शियल प्रेशर को आपने उनके कम कर दिया है। और अगर ऐसा किया है तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लीजेंड प्रिंसिपल आपके पास इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट हो, यहां पास क्या होगा? प्रेशर्स आपके पास ज्यादा होंगे, यानी आपके पास क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल्स होंगे। तो यही चीज आपके लिए मैंने यहां पर अलग से लिखी भी हुई है। बिफोर एडिंग इनर्ट गैस आपके पास क्या है? लेट्स से आपके पास टोटल प्रेशर पास क्या है? 10 एटमॉस्फेयर है, जो कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कि आपके पास NH3 क्या है? 4 एटमॉस्फेयर, N2 आपके पास क्या है? 2 एटमॉस्फेयर, आपके पास H2 क्या है? आपके पास 4 एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब मैं इनर्ट गैस को भी ऐड कर दूंगा तो मेरे को टोटल 10 एटमॉस्फेयर ही मेंटेन करना है। लेकिन अगर आपकी इनर्ट गैस यहां पर क्या कर लेगी? 2.5 एटमॉस्फेयर ले लेगी, तो आपके पास NH3 का भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, N2 का भी कम हो गया और H2 का भी कम हो गया। यानी कि ओवरऑल आपके पास जो रिएक्शंस के अंदर आपके पास जो स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपने क्या किया? उनके पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपके पास रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पास क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा, यानी आपके पास क्या होंगे? ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल्स होंगे। तो अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करता हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहां पर यहां के पास क्या है? 4 गैसेस के मोल्स हैं, यहां के पास क्या है? 2 है। यानी कि अगर मैं इस केस के अंदर बाहर से प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं इनर्ट गैस को डाल रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपके पास क्या होगा? दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन व्हाट? शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और एक चीज आप यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि अगर मैं लेट्स से की बात कर रहा हूं कि मैंने अभी तक कोई इनर्ट गैस नहीं डाली है, आपके पास कंटेनर में क्या है? सिर्फ और सिर्फ N2 है, H2 है और NH3 है। अगर इस टाइम पे इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम मान लो इसका V रहेगा। तो जब मैं इसके अंदर इनर्ट गैस को भी ऐड कर दूंगा और मेरे को टोटल प्रेशर को 10 एटमॉस्फेयर ही मेंटेन करना है, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इस वॉल्यूम क्या बन जाएगा? V डैश एंड दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी ग्रेटर देन V। अब ऐसा क्यों हुआ है जरा सोचिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करना है और आप गैस के मोल्स को एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो आपका वॉल्यूम का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या आपके पास? कांस्टेंट ही है, राइट? ये भी कांस्टेंट है। तो अगर मुझे प्रेशर को भी कांस्टेंट करना है, आपको पता है क्या पता है आपको? PV इज इक्वल टू nRT होता है। आपके पास क्या है? यहाँ पर आपको रखना है P को कांस्टेंट, राइट? आपका T ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करूंगा, भाई आपके पास जो इनर्ट गैस आप डाल रहे हो वो आपके पास मोल्स में तो काउंट होगा ही। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करूंगा, क्या हो जाएगा? पास वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर पहले आपका वॉल्यूम रहेगा V, तो फिर क्या हो जाएगा? वो V डैश एंड दिस V डैश इज व्हाट? दिस V डैश इज ग्रेटर देन V। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं एट इक्विलिब्रियम सिस्टम के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं, सिस्टम के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं, दैट मींस प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूं। दैट मींस आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पास क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। यानी कि जहां पर आपके पास गैसेस मोल ज्यादा होंगे वहां पर जो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? वो शिफ्ट हो जाएगी। तो समझ लो आप चीजों को कैसे भी, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने समझा क्या है और आपने किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस भी आपको कराने वाला हूं, लेकिन मैंने यहां पर लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सिंस द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टिंग गैस डिक्रीजेस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लीजेंड प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर मोर, मींस मोर प्रेशर साइड। आई होप कि आपको वाला पॉइंट यहां पर समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर बेस। आपके पास यहां पर क्वेश्चन 1 मैंने लिखा हुआ है, वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क। यानी कि मैंने फ्लास्क का वॉल्यूम चेंज किया इक्विलिब्रियम, तो इनमें से किस रिएक्शन के लिए आपके पास जो रिएक्शन है वो आपके पास उसकी पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी उसके इक्विलिब्रियम की, आपको बस ये चेक करना है। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूं दैट मींस क्या कर रहा हूं? मैं प्रेशर को चेंज कर रहा हूं। और प्रेशर का चेंज कब इफेक्ट नहीं करेगा? जब मेरे पास क्या हो जाए? डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हो जाए। तो बस आपको वही चेक करना है कि इसके अंदर से किस रिएक्शन आपके पास क्या है? डेल्टा Ng 0 है। तो चेक करते हैं, यहां पे पास क्या है? 1 मोल, यहां पे पास क्या
क्या है 1 मोल और एक और मोल, यानी कि इधर पास है 2 मोल, यहाँ आपके पास है 1 मोल, यानी कि डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर तो अगर वॉल्यूम को चेंज करूंगा तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो पक्का शिफ्ट होगा, यानी कि ए इज नॉट द आंसर। सेकंड की बात करते हैं, इधर आपके पास क्या है 4 मोल्स है, इधर आपके पास क्या है 2 मोल्स है, यहाँ भी वही केस रहेगा, डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। इधर आपके पास क्या है 1 मोल, ये रहा 1 मोल, ये रहा, पास यहाँ पर क्या 2 मोल है, आपके पास यहाँ पर भी क्या है 2 मोल है, दैट मीन्स डेल्टा Ng आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। और जब आपके पास डेल्टा Ng 0 आता है तो उस केस में आप एक्सटर्नली चाहे वॉल्यूम को चेंज कर लो या प्रेशर को चेंज कर लो, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डी को भी चेक कर लो, यहाँ पास क्या है 1 मोल, यहाँ पे पास क्या है टोटल 2 मोल, दैट मीन्स डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस आपके पास इजी ही आते हैं, इस टॉपिक का यूज होता है बड़े बड़े टॉपिक्स को समझने में, राइट। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली इजी लग रहे होंगे, लेकिन इतने भी इजी नहीं। जैसे कि एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम। आपके पास यहाँ पर एक रिएक्शन है इस तरीके से, आपको यहाँ पर गिवन है डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट -198 किलो जूल, यानी कि आपका रिएक्शन कैसी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। ये आपके पास क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर प्रिंसिपल द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, किन कंडीशंस की वजह से आपके पास ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, फॉरवर्ड के अंदर शिफ्ट करेगी। बस आपको वही चेक करना है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए आपके पास है लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, बी इज एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सी इज लोअरिंग द टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर एंड डी इज इंक्रीज द टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। अब अभी तक आप लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एज इन डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट आप इसी कोर्स के अंदर पहले पढ़ चुके हो। तो अगर आपको पहले याद हो कि अगर आपके पास रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, तो उस केस के अंदर आपके पास रिएक्शन कब फॉरवर्ड के अंदर शिफ्ट होगी, तो आप इसको कर सकते हो क्वेश्चंस को। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आपके पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा। और आप लोग ये भी पढ़ चुके हो, चेंज इन टेम्परेचर लिख लो भाई यहाँ पर, नॉट चेंज इन इक्विलिब्रियम, राइट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँगा पास इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा। और अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, Kp की वैल्यू और Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। उनके चेंज की वजह से ही देखेंगे कि आपके पास रिएक्शन कहां पर शिफ्ट हुई है। भाई अगर Kp आपका इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स क्या हुआ है, रिएक्शन आगे शिफ्ट हुई है। अगर आपका Kp डिक्रीज हुआ है दैट मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर शिफ्ट हुई है। तो आप ये देख चुके हो ऑलरेडी कि आपके पास K इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है इन केस ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी इस क्वेश्चन को हम इस कोर्स के अंदर दोबारा भी करने वाले हैं। एक बार बस मैं आपको कहा देता हूं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, हम इसको पढ़ लेंगे। एंड साथ में जितने भी आपके पास PYQs हैं IIT जैम गेट और नेट के, वो PYQs भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करा दूंगा। देन दिस चैप्टर विल फिनिश और फिर हम लोग मूव करेंगे अपने नए कोर्स के ऊपर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है, जैसा कि आपको पता है, जैसे कि आप सब वीडियोस को लाइक करते हो आपको इस वीडियो को भी लाइक करना है। जैसे कि आप सब वीडियो को शेयर करते हो आपको इस वीडियो को भी शेयर करना है। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। आपसे मिलूंगा मैं फिर कभी किसी और क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।